हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचर क्लासेस। आज की इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। यानी आपने अभी तक 7 चैप्टर तक पढ़ा, आज आपका 8 चैप्टर है और इस चैप्टर को भी आप पूरा देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि एंड तक समझ में आ जाए। हालांकि ये बहुत ही इजी चैप्टर है क्योंकि इसमें गांव के बारे में डिटेल में बताया गया है और यह एक गांव से समृद्ध शहर कैसे बना और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लोग अपनाते थे, उनकी रहने की जीविका कैसी थी इत्यादि चीज़ें बताई गई है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए देखते हैं लोहार की दुकान पर प्रभाकर। यानी हमेशा हिस्ट्री में एक जो स्टार्टिंग की जो फोटो होती है वो किसी न किसी बच्चे के उदाहरण के अनुसार या उसने जो कुछ पूछा हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पर भी एक नया नाम है प्रभाकर। प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था और वह एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे और दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म और उसे पीट रहे थे और इसी तरह प्रभाकर को ये सब बड़ा मजेदार लग रहा था कि एक तरफ यहाँ पर छड़ देख उसे और उसे पीटना, ये सारी चीजें देखना उसे बहुत ही अजीब भी लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था। और उसके बाद देखिए आगे लोहे के औजार और खेती, इसका अर्थ क्या है। लोहे का प्रयोग क्या आप जानते हैं कि लोहे का प्रयोग कब हुआ? तो चलिए आज इस वीडियो में आप पता लगा लेंगे। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात हो गई है जैसा आप जानते हैं, और लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा भी बन गई है। और इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ और वहां पाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में भी मिले हैं और इनके बारे में आपने चैप्टर 4 में भी पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आप चैप्टर 4 भी वहां पर जाकर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, और प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर हिस्ट्री की जहां पर आप देख सकते हैं इजीली। यहाँ पर आगे देखिए 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं और अध्ययन, और इसके बारे में भी आपने चैप्टर 5 में पढ़ा होगा जो यहाँ पर बताया गया है। और चैप्टर 5 भी मैंने आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी चैनल पे। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम जैसे सिंचाई। तो यहाँ पर कृषि कदमों में सबसे पहला नाम आता है सिंचाई का। तो सिंचाई किस प्रकार की गई? समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों को बने रहना मुश्किल था। यानी जो गांव थे वहां पर उनके बिना राजाओं का रहना बिल्कुल ही मुश्किल था, क्योंकि अगर गांव नहीं होंगे, लोग नहीं होंगे तो राजा किस काम के। और जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम था, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई और इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इस चार्ट में आप देखेंगे कि सिंचाई में आए जितने भी चेंजेस थे वो दिखाए गए हैं और खाली स्थानों से में आप कुछ और भी चीज़ें यहाँ भर सकते हैं, जैसे लोगों द्वारा परिश्रम किया जाना और किसानों को लाभ मिलना क्योंकि उत्पादन की अनिश्चितता घटी, और जो टैक्स देने के लिए किसानों का उत्पादन बढ़ाना, और राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। जैसा कि आप देखेंगे कि राजा को जितने भी सेना, महल, किले बनवाने होते थे उनके लिए उन्हें धन चाहिए होता था और इसके लिए वे किसानों से टैक्स लिया करते थे। और इसी तरह कृषि उत्पादन बढ़ाना, यानी आपको यहाँ पर राजा के कार्य लिखने हैं और यहाँ पर ये कार्य किस प्रकार हो रहे हैं ये साइड वाली स्लाइड्स में आपको लिखने हैं। जैसे कृषि उत्पादन बढ़ा तो किस प्रकार बढ़ा और इससे कहाँ पर फायदा हुआ, यानी राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई और राजाओं द्वारा क्या क्या काम किया गया या जितने भी फार्मर्स थे, किसान थे, उनके द्वारा क्या किया गया, ये इन स्लाइड्स में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। गाँवों में कौन लोग रहते थे? तो आप बता सकते हैं कि गांव में कैसे लोग और कौन लोग रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बिल्लाल, साधारण हलवारों को उणवार और भूमिहीन मजदूर दास खंडेशियार और अधिमई कहलाते थे। तो इस तरह के नाम बहुत ही थोड़े से टफ है बोलने में, लेकिन यहाँ पर जैसे
एक नाम बताया गया है तमिल, वहाँ पर इन्हें भूस्वामियों को वेल्लाल कहा जाता है और साधारण हलवारों को उनवार कहा जाता है और भूमिहीन मजदूर को दास कैंडेशियार और आदिमई कहलाते हैं। तो ये थे नाम इनके जो इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ सकते हैं। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति यानी ग्राम भोजक कहलाता था और अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर बहुत पीढ़ियों तक बने रहते थे। यानी कि इस यह पद आनुवंशिक था, यानी जो एक के बाद एक राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, इस तरह जितने भी पद मिलते हैं इन्हें आनुवंशिक पद कहा जाता है। और ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर ग्राम का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था और साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम किया करते थे और इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी टैक्स लेने का काम उन्हीं को सौंप दिया करते थे और ये न्यायाधीश का और ऐसा कभी होता था कि पुलिस का काम भी कर लेते थे। अब ग्राम भोजकों का काम कौन करता था? तो ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहा जाता था और इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष भी थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, जिनमें दास कर्मकार आते हैं, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका का निर्वाह करना पड़ता था। और अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे जो नई नई चीजों का निर्माण किया करते थे। बात करते हैं अब प्राचीनतम तमिल रचनाएं की, यानी रचनाओं में क्या रचनाएं हैं। तमिल के प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं और इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था और गांव के रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में ही पाए जाते हैं। यानी ओवरऑल आपको इतना समझना चाहिए कि यहाँ पर जो तमिल नाम की जितने भी रचनाएं थी तमिल, उन्हें संगम साहित्य के नाम से जाना गया। अब बात करते हैं शहर यानी नगर क्या कहती हैं कहानियां और यात्रा विवरण मूर्तिकलाएं जो भी पुरातत्व है। यानी आपने जातक की कहानियों में पढ़ा होगा कि कहानियां जो आम लोगों में प्रचलित है, बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक की स्टोरी दी गई है जिनमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो देखिए ये स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैंने पूरा पढ़ा है, आप भी पूरा पढ़िएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें एक आदमी होता है, वह एक मरे हुए चूहे से बहुत ही धनी इंसान बन जाता है। उसकी चतुराई इतनी अच्छी और दिमाग लगाकर वह बहुत सी बातें कहता है और काम करता है जिससे वह धनी बन जाता है। ये इसमें पूरा बताया गया है। आगे बढ़ते हैं प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में, जिसमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है कि शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ चित्र भी दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे एक आदमी इतनी लंबी लंबी जो दीवारें हैं यहाँ पर काम कर रहा है। दिल्ली में मिला वल्लय हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था से ये कैसे भिन्न है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि किस तरह से ये हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था से अलग है। चैप्टर 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि आपने पढ़ा कि कुछ शहर पर कोटों से घिरे होते थे। तो ये सारी चीजें अगर आपने पढ़ी होगी, आपको ध्यान है तो आपको याद भी होगा। जैसा कि आप ऊपर के चित्र में देख रहे हैं, अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। वलयकूप घुसलखाने, नाले या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी जैसे हड़प्पा के शहरों में नालों की बात की गई, इसीलिए उसकी तुलना वहां पर उससे की गई है। और ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे और इसी तरह महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत ही कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए थे और भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है। ऐसे ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का भी है। नाविक यानी नाव चलाने वाले का।
जिन जिन पत्नों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। अब बात करते हैं आहत सिक्के। आहत सिक्के आपने पहले के प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा, यानी जिसे छाप कर बनाया जाता है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार यानी आकृति में आयताकार और गोलाकार, वर्गाकार होते हैं और ये धातु की चादर को काट कर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते हैं। और इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते हैं, यानी स्टैंप जैसी चीज़ों से इन्हें आहत यानी छापा जाता है। तो बात करते हैं सिक्के। सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया जाता था और यहाँ पर इतिहासकारों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो लगभग 500 साल चले और इसका चित्र नीचे आप देख सकते हैं। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि आहत सिक्के से आप क्या समझते हैं, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। देखिए, विनिमय के अन्य साधन यानी संगम साहित्य की एक छोटी सी कविता यहाँ पर दी गई है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए मथुरा, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, और क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिमी से पूर्व की ओर और उत्तर दक्षिण से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहरों के चारों ओर किलेबंदी थी, इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे और मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। यानी अगर आप मथुरा जाते हैं या कभी जाएं तो वहाँ पर मूर्तियों का समूह यानी मूर्तियों का आप संकलन देख सकते हैं। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी, यानी 2000 साल पहले की बात है ये, और इसके बारे में आप अगले यानी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ सकते हैं। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्त का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अभी भी ये कृष्णा भक्ति के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते थे, और प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के लिए उल्लेख मिलते हैं। मथुरा में लोगों की व्यवसाय की सूची, यानी अगर आप मथुरा कभी जाते हैं या आपको कुछ पता है तो उनका लिस्ट आप बता सकते हैं कि वे किस प्रकार के काम वहाँ किया करते थे। अब बात करते हैं शिल्प और शिल्पकार। यानी शिल्पकार उन्हें कहा जाता है जो कुछ नई चीज़ों का निर्माण करते हैं, जैसे मूर्ति इत्यादि का निर्माण करना। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो शिल्पकार थे इन्होंने मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन बनाए हैं और वहाँ पर पाया गया है जिन्हें उत्तरी काली चमकीली पात्र कहा जाता था, और क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चला है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था और उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध केंद्र थे, जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। यानी कुछ ऐसे भी शिल्पकार या व्यापारी थे जो अपना अपना समूह बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी नाम से जाना गया। और शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। और श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा करते थे और इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। यानी जो भी इकट्ठा पैसे हैं उनका निवेश कहीं ना कहीं लाभ के लिए होता था और उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था। फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को भी दिया जाता था। तो ये सारे कार्य यहाँ पर धन इकट्ठा करके किए जाते थे। अब देखिए सूत काटने और बुनने के नियम यहाँ पर दिखाए गए हैं। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडू।
में देखिए आप रोम के बारे में दी गई जानकारी है, जहाँ लगभग 2200 साल से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था, जहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे, जहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र भी मिले हैं, जिनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे, और इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। और साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे और लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, और इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु ये यहीं बनाए गए थे, यानी डिज़ाइन कहीं और का और बनाया कहीं और क्या था। और यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं, और साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। तो आपने यहाँ तक पूरा चैप्टर देखा, आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस चैप्टर में बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो आपको रटने जैसी चीज़ें नहीं है, बस एक बार अगर आप रीड आउट भी करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप समझ जाएंगे, और अपनी थिंकिंग के हिसाब से भी जो चीज़ें आम तौर पर होती है वे सारी चीज़ें लिख सकते हैं। बात करते हैं रोम। यह यूरोप का सबसे पुराने शहरों में एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे और लोग रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने लगभग 2000 साल पहले शासन किया था, और उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया, यानी ईंटों से चेंज करवा कर संगमरमर का बनवाया। और ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फी थिएटर बनवाए, और इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगहें होती थी। जैसा कि आज आप देखते हैं कि थिएटर्स में कैसे हम बैठते हैं, एक ऊंची सीट है, फिर उसके नीचे 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 यानी सीढ़ीनुमा जगहें होती है। उसी तरह ये सारी चीज़ें लगभग हो सकता है पहले से ही जानी जाती हैं, यानी जो चीज़ें पहले हैं वही चीज़ें आज भी हम उसमें थोड़ा डेवलप करके दिखाते हैं। इसी तरह यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे, जैसे आज के टाइम में हम बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की मूवीज़ जाकर थिएटर में देखते हैं। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए, जहां स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे, और बड़े बड़े जलवाही सेतु यानी एक्वाडक्ट के जरिए शहरों के स्नानागारों, फव्वारों और गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर। हालांकि हिस्ट्री पूरा रटने जैसा नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सी मेन चीज़ें जो आपको समझ के करनी पड़ती है, यानी जब तक आप उसको 1 से 2 बार रीड नहीं करते तब तक कि आपके दिमाग में अच्छी तरह नहीं बैठेगा। तो इसको पूरा पढ़िए। अगर आपको कहीं नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस वीडियो। बाय बाय।